नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जनरल साइंस की 10 एमसीक्यू डेली सीरीज को। और ये इस सीरीज की 10th वीडियो है, 10वीं वीडियो। इससे पहले के जो वीडियोस अगर आप नहीं देखे या देखना चाहते तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा। ये जो सीरीज है आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिसमें हम लोग 10 साइंस के साइंस से रिलेटेड जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस एमसीक्यू डील करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आउट ऑफ 10 आपके कितने स्कोर हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किरहोसिस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स। किरहोसिस, ठीक है, किडनी, लीवर, पैंक्रियास या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपने इस बीमारी के बारे में सुना होगा जिसमें ज्यादातर हम लोग पढ़ते हैं लिवर किरोसिस। और ये किस कारण से होता है? तो कुछ बीमारियों के कारण से भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तो सही होगा, जैसे हेपेटाइटिस बीमारी के कारण भी हो सकता है। और कुछ कुछ केस में होता है जब क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज होता है, यानी आप बहुत समय से आप शराब पी रहे हैं, तो इसके कारण भी आपको लीवर किरोसिस हो सकता है। इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं इधर फोटोज में कि लीवर जो होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। लगभग एक हेल्दी एडल्ट में 1 to 1.5 kg इसका वजन होता है। ठीक है, और ये एक हेल्दी लीवर है। ठीक है, और हेल्दी लीवर का फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, है ना। तो उसी तरह से फिब्रोसिस जो किरहोसिस होता है उसमें क्या होता है, मेनली फाइब्रस टिश्यूज का डिपोजिशन शुरू हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, जब ये स्टेज थर्ड स्टेज है, ये तो हेल्दी स्टेज था लीवर का, ये थर्ड स्टेज है जिसको कंपनसेटेड किरहोसिस बोला जाता है। और चौथा जो स्टेज है वो है डिकम्पनसेटेड किरहोसिस, जिसमें बहुत सारा फाइब्रस टिश्यूज का डिपोजिशन हो जाता है। इसीलिए किरहोसिस को बहुत जगह में लिखा जाता है, फाइब्रोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का अगर डिपोजिशन हो जाता है तो लीवर का फंक्शनिंग पूरी तरह से ठप हो जाता है, और इसी कारण से लीवर अपना परफॉर्म नहीं कर पाता फंक्शंस, और बाकी के जो हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो वो भी रुक जाते हैं। ठीक है, तो इसका अगर अर्ली स्टेज में अगर इलाज हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर थर्ड फोर्थ स्टेज में आके आप इसका इलाज करेंगे तो इसका इलाज इम्पॉसिबल है, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। लीवर ट्रांसप्लांटेशन बहुत एक उपाय रहता है, लेकिन बहुत वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बहुत बहुत इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कुछ कुछ जो बेस यूनिट्स होते हैं उनके आपको ऐसा यूनिट्स पता होना चाहिए, जैसे लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर। ठीक है, मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी। ठीक है, ग्राम नहीं होगा, केजी होगा। टाइम का क्या होगा, तो सेकंड होगा ऑलवेज। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। कैपिटल लेटर ए से, बोल्ड लेटर ए से डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर जो होता है हम लोग आमतौर पर डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में देखते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो हम लोग मोल में कैलकुलेट करते हैं। ये केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, मोल कंसेप्ट जो पढ़े होंगे आपने। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो होता है, उसका यूनिट होता है कैंडेला। ठीक है, और ये सी डी, कैंडेला सी डी से डिनोट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही होगा। वेबर जो है वो भी मैग्नेटिक फ्लक्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सिर्फ पूछ रहा है या फिर मैग्नेटिक वाला पूछ रहा है। तो मैग्नेटिक वाला होगा तब वेबर होगा, नहीं तो सिंपल ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बेस यूनिट्स के, ऐसा यूनिट्स पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करेंगे, वो है इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड मेनली। ठीक है, कार्टिलेजेस एंड बोन्स, लिवर एंड मसल्स, ब्रेन एंड लंग्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर होगा। ग्लाइकोजन, जिस तरह से आपको पता होगा कि प्लांट में जो फूड स्टोर किया जाता है वो होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, उसी तरह से एनिमल बॉडी में, एनिमल्स में, फंजाई में, कुछ बैक्टीरियाज में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ठीक है, और ग्लाइकोजन बेसिकली क्या है, तो वो एक पॉलीसैकेराइड है, मल्टी ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज। वो ग्लूकोज से ही बना हुआ है।
स्टार्च जो होता है वो भी ग्लूकोज से बना होता है, लेकिन इसका कंपोजिशन जो है स्टार्च और ग्लाइकोजन का दोनों का अलग अलग है, डिफरेंस अलग है, स्ट्रक्चर्स अलग मिलेंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोजन जो होता है ह्यूमन बॉडी में या नॉर्मली एनिमल्स में जो स्टोर्ड होता है वो मेनली दो जगह में होता है, लीवर एंड मसल्स में होता है। लीवर में जो होता है जो ग्लाइकोजन का अमाउंट है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मसल्स बॉडी, ठीक है। इतना आपको याद रखना और ज्यादा नहीं है। अगर प्लांट से रिलेटेड आएगा तो जो फूड स्टोरेज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है एंड एनिमल्स के केस में वो ग्लाइकोजन के होता है, ठीक है। एनिमल्स, फंजाई एंड कुछ बैक्टीरियाज के केस में ग्लाइकोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी मूव टू फोर्थ नंबर क्वेश्चन। क्या है कि लेपिडोरोटेलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द फॉलोइंग, ठीक है। लेपिडोप्टेरोलॉजी, ठीक है, फॉर्म्स एनिमल्स इन स्टैग्नेंट वाटर्स, लिपिड्स एंड फैट्स, मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज। तो ये जो होता है लेपिडोप्टेरा जो है एक बेसिकली एक क्लासिफिकेशन है। जब भी हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ते हैं उसमें इंसेक्टा वाला आता है क्लास, ठीक है। तो इंसेक्टा के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं मेनली वो होता है हमारा, ये फैमिली है लेपिडोप्टेरोलॉग, ठीक है। लॉजी का मतलब तो स्टडी होता है, ठीक है। तो ये एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। बायोलॉजी में भी स्पेसिफिक अगर बोला जाए तो जोलॉजी का है, जिसमें हम लोग डील करते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ मॉथ्स एंड थ्री सुपर फैमिलीज ऑफ बटरफ्लाइज। तो ये बटरफ्लाइज की जो रंग बिरंगी तितलियां होती है उनकी फैमिलीज को मेनली स्टडी करने को ही लेपिडोप्टेरोलॉजी कहा जाता है। और जो पर्सन ये पढ़ता है, इसके बारे में रिसर्च करता है, उसको लेपिडोप्टेरोइस्ट कहा जाता है या फिर ऑरेलियन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। मॉथ्स एंड बटरफ्लाई की स्टडी को ही मेनली लेपिडो, यहाँ पे पी जो होता है साइलेंट होता है, ठीक है, लेपिडोप्टेरोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अ सैटेलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रखना, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया है। तो इट इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, क्या ये करेक्ट है कि सही है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट के लिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी फॉर इट्स मोशन इन ऑर्बिट, यस। जब वो अपना पर्टिकुलर ऑर्बिट में आ जाता है, जब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाता है, उसको कोई एनर्जी का नीड नहीं होता है, ठीक है। वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही वो मूव करते रहता है अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ठीक है। फिर इट सफर्स एन एक्सेलरेशन, ठीक है, इट सफर्स एन एक्सेलरेशन। और चौथा जो स्टेटमेंट है, इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। तो आप अगर देखेंगे ध्यान से ऑप्शन सी और डी जो है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है। अगर कांस्टेंट स्पीड होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन होगा तो कांस्टेंट स्पीड नहीं होगा, दोनों में से कोई ना कोई गलत होगा, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इट सफर्स एन एक्सेलरेशन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड पर मूव करता है। कांस्टेंट स्पीड यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। और हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v माइनस यू बाई टी होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज जो है वो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे। What fraction of body's calcium is stored in bones and teeth? तो बॉडीज कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों और दांत में कितना प्रतिशत रहता है? 85%, 90%, 94% या 99? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बॉडी का जो कैल्शियम, ये कैल्शियम क्या है? बेसिकली ये न्यूट्रिएंट है ना। अब न्यूट्रिएंट भी दो तरह से हम लोग डिवाइड किए हुए हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसकी अमाउंट जो है वो कम है, उसकी नीड कम होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसकी नीड ज्यादा होती है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। आयरन। माइक्रो जिसके नीड कम होती है, तो कैल्शियम जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आएगा। और 99% जो होता है वो हमारे बोन्स और टिथ में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड द रिमाइंडर जो 1% हो गया वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ब्लड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसको लिम्फ फ्लूइड भी कहा जाता है, मसल्स एंड अदर टिश्यूज में ये प्रेजेंट होता है। और इसका जो फंक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हेल्प्स इन मेडिएटिंग vascular contraction, vasodilation, muscle contraction, nerve transmission and glandular secretion में सारे इंपॉर्टेंट है। तो सारे ही न्यूट्रिएंट्स का फंक्शंस होता है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें अपने न्यूट्रिएंट्स का
सही मात्रा में कंजम्पशन करना चाहिए, इसीलिए फ्रूट्स खाने को बोला जाता है, लीफी वेजिटेबल्स खाने को बोला जाता है। और स्पेशली कैल्शियम के लिए जो होता है वो मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क ज़्यादा खाना बेटर होता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बैलेंस डाइट में। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट्स विटामिन B12? ठीक है, नायासिन, पायरोडॉक्सिन, कोबालामाइन या थायामिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं, उनके नाम पता होना चाहिए, उनके डेफिशिएंसी से क्या क्या बीमारियां हो सकती है वो भी पता होना चाहिए, सब क्वेश्चन आते हैं। विटामिन B12 जो होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोबालामाइन। ठीक है, इसमें मेनली कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज और करेक्ट। तो विटामिन बी के बहुत सारे विटामिन है, जैसे कि देख सकते हैं बी वन जो होता है उसको थायमिन कहा जाता है, B2 जो होता है उसको राइबोफ्लेविन, B3 नायासिन, B5 पैंटोथेनिक एसिड्स, B6 को पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 जो है फॉलेट या फॉलिक एसिड भी कहा जाता है, B12 जो होता है कोबालामाइन है। ठीक है, इन सब की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बहुत अलग अलग टाइप ऑफ बीमारियां होती है। पर्निशियस एनीमिया, एनीमिया होता है, खून की कमी, हेमोग्लोबिन, ये सब होते हैं। वाइटामिन्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, दो टाइप्स के वाइटामिन्स होते हैं। एक होता है जो वाटर सॉल्यूबल होता है, जैसे कि वाटर सॉल्यूबल वाला होता है, जैसे विटामिन बी एंड सी हो गया, ये हमारा वाटर सॉल्यूबल है। बाकी जो होता है वो होता है फैट सॉल्यूबल, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब होता है फैट सॉल्यूबल। बाकी जो वाटर सॉल्यूबल होता है वो बी एंड सी होता है, इसीलिए हम लोग को बी एंड सी का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो और ये सारे विटामिन का उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे विटामिन का अलग अलग फंक्शंस है। फिलहाल इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रेशर? यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है प्रेशर रिलेटेड। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर बट ओवेज वेक्टर लॉस, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है हमें करेक्ट चूज करना है, तो प्रेशर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि आप अगर देखेंगे प्रेशर बेसिकली होता है क्या, प्रेशर इससे देख पा रहे हैं, प्रेशर इज बेसिकली फोर्स गिवन टू अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, तो फोर्स जो कि होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, फिर भी प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों ऐसा होता है, तो अगर इसमें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो होता है एकदम परपेंडिकुलर। ठीक है, मान लीजिए आप, ये हमारा सब्सटेंस है, इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वो प्रेशर इस तरह से नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होते यहाँ पर। प्रेशर जो फोर्स का है और डायरेक्शन है एक यूनिट एरिया में, वो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहता है। इसी कारण से ही प्रेशर जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो प्रेशर क्या है, यूनिट फोर्स बाय एरिया। फोर्स होता है न्यूटन एंड एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर आसान भाषा में आपको पास्कल भी याद रख सकते हैं, पास्कल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेशर का। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी इवेंट दैट ऑकर्स ड्यूरिंग एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ठीक है, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर गेन, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, प्रोटॉन्स आर गेन या प्रोटॉन्स आर लॉस्ट। ठीक है, तो ये बहुत आसान से मैं समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि देखते होंगे मैग्नीशियम को जब हम लोग बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या हो रहा है, मैग्नीशियम जो हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ठीक है, यानी वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, या तो वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन। यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीशियम में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन आ गया, तो मतलब मैग्नीशियम जो हो गया वो ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, फिर दूसरा होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है, फिर तीसरा होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या चौथा ऑप्शन होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो लॉस्ट होता है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका उल्टा जो रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन का, उसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। वहां पर क्या होता है, वहां पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है।
वहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन या प्रोटॉन्स या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। और जब ऐसे रिएक्शन में जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, उसको मेनली रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज ऑक्सीडाइज होता है वो उसको कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। जो चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, जैसे कि मैग्नीशियम यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मैग्नीशियम क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हो गया ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो हो रहा है वो रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। जो चीज ऑक्सीडाइज होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है, जो चीज रिड्यूस हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो गया, यहाँ पर O2 था, यहाँ पर सिर्फ O हो गया। ठीक है। तो ये बहुत केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ऑप्शन नंबर बी जो है फिलहाल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द टर्म व्हाइट कोल sometimes referred to which of the following: geothermal electricity, wind energy, hydroelectricity या biomass energy। आपने सुना होगा जैसे कि कोल, ठीक है, फिर जो कोयला होता है, फिर आपने हम लोग गोल्ड के बारे में सुनते हैं, येलो, है ना, फिर क्रूड ऑयल के बारे में सुनते हैं। अलग अलग एनर्जीज के फॉर्म को अलग अलग कलर से कोड किया जाता है। उसी तरह से व्हाइट कोल किस के लिए है, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी या फिर बायोमास एनर्जी। इसका सही जो आंसर होगा बेसिकली ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए व्हाइट कोल मेनली कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि कोल तो जो होता है काला होता है, ब्लैक कोल होता है, लेकिन व्हाइट कोल जो होता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कहा जाता है। और ये बेसिकली एक फ्रेंच इंजीनियर थे, एस्टेड बर्ज, जो ये टर्म को कॉइन करते हैं। ठीक है, व्हाइट कोल। ठीक है। तो ये मेनली यूरोप में बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, बिकॉज वहां पर अपार्ट फ्रॉम कोल से जो बिजली बनता है, उससे सब उसके बाद में जो सबसे दूसरा नंबर आता है जिससे बिजली बनता है वो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है। तो वहां पर क्योंकि कोल पता है हमको ये वो कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी जो है रहेगा ही, है ना, तो हम लोग उससे बिजली उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए आप, क्योंकि कोल ये फॉसिल फ्यूल्स है, कोल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ये सब कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जब तक अर्थ रहेगा तब तक ये प्रेजेंट रहेगा, है ना। इसीलिए ये सब क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज है। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसी के लिए यह टर्म व्हाइट कोल दिया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आपका स्कोर कितना है आउट ऑफ 10 वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को ये वीडियो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 11th वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।